लड़की शादी करके आती भी है, सबसे पहले उसको नौला ही दिखाया जाता है। सबसे पहला काम है कि जब वो लड़की आती है तो उसको नौले में ले जाया जाता है और उसको दिखाया जाता है कि तेरा नौला ये है। झकझोर रही ये कहानी, पहाड़ से मिटता पानी, जब नहीं रहेगा पानी कैसे रोकोगे जवानी। बारिश के बहते पानी को राह में रोकते जाओ, पानी बो पानी उगाओ। हम बारिश का पानी रोक नहीं सकते, नदियों को समेट नहीं सकते। कुछ दिनों की हरियाली के चंद दिनों बाद ही इंसान पानी की बूंदों के लिए भी तरस जाता है। ऐसा वर्षों से होता आया है, खास तौर पर तब से जब हमने अपने संसाधनों का सम्मान करना बंद कर दिया, प्रकृति से खिलवाड़ शुरू कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर कुछ मतवाले निकले हैं अपनी धरती बचाने, धरती को हरा भरा बनाने। जमीन पर पानी को रोकने की उनकी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। पिछले 30 साल से हम लोगों के द्वारा रिस्कन नदी के आसपास की पहाड़ियों पर पानी बोने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि यदि पानी बोया जाएगा तभी ज़मीन में कहीं निकलेगा, कहीं उगेगा। तो जितना भी वर्षा का पानी है उसको हम लोग तालाब बना करके, खाव बना करके जगह जगह रोकने में लगे हुए हैं पिछले 30 साल से। मैं हूं शंकर सिंह बिष्ट और ये आप जो देख रहे हैं हम हैं अभी अपने कार्य क्षेत्र पर, और जहां पर हमने लगभग अभी हम चनौला, खजुरानी, खीड़ा और भटकोट, ताल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में 1500 से ऊपर चाल खाल खंतियाँ बना चुके हैं। और इन चाल खाल खंतियों को बनाने का जो महत्व है, इनका जो महत्व है और इनकी जो इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पहाड़ की जो भूमि होती है वो ढालदार होती है। जो उत्तराखंड, हिमाचल और विभिन्न हिमालयी क्षेत्रों की भूमि होती है वो ढालदार होती है, और ढालदार भूमि होने के कारण जो बारिश का पानी होता है वो ढालदार भूमि से छोटी छोटी नदियों में, नदियों से बड़ी नदियों में और बड़ी नदियों से समुद्र की ओर चला जाता है। और जो भूमिगत जल होता है वो रिचार्ज नहीं हो पाता है, वो भी खास तौर पर जब ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात होती है। तो इन खालों को बनाने का मकसद ये होता है कि जो बारिश का पानी, अभी बारिश हो रही है, हम इन छोटे खालों, खंतियों और छोटे ट्रेंचों में इकट्ठा करें ताकि ये पानी जो आप इसमें देख रहे हैं 100 लीटर, 150 लीटर, 1000 लीटर अलग अलग धारण क्षमता वाले खाल हैं, उनमें एकत्रित हो और वो पानी नदियों में बर्बाद न जाकर ज़मीन के अंदर रिचार्ज हो। हमारे यहाँ 3 प्रमुख नदियाँ हैं, एक है कोसी, एक है गगास, एक है रामगंगा। और इन तीनों नदियों की अपनी अपनी बहुत छोटी छोटी जलधाराएं हैं जो उसको समृद्ध करती हैं। हमारे यहाँ रामगंगा में ही देखिए, रामगंगा चौखुटिया में आने तक उसमें 3 बड़ी धाराएं मिलती है। उसके बाद और थोड़ा आगे आते हैं तो हम उसमें बिनो मिलती है, उससे थोड़ा आगे हम आते हैं तो उसमें गगास मिलती है, और वहीं पर त्रिवेणी बनती है क्योंकि वहाँ नौराड भी एक बड़ी जलधारा उसके साथ मिलती है। उसी प्रकार गगास में जिस प्रकार से पंचप्रयाग गंगा में है, उसी प्रकार गगास में भी 7 प्रयाग हैं जिसमें अलग अलग शिव जी के मंदिर बने हैं, उनमें एक एक गधेरा उससे मिलता है। लेकिन हुआ क्या कि ये सब जो एक हमारा जो पर्यावरणीय भूगोल था वो भूगोल समय के साथ नष्ट हुआ है। और लोगों ने, सबसे पहली बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कि हिमालय के बसने की पहली शर्त है हिमालय के गाँवों का बसना। हिमालय ऐसे नहीं बसता, पानी ऐसे नहीं बसता कि हम पानी को बचाने की बात करें और गाँव में लोग नहीं रहें तो पानी बच जाएगा। पानी भी तभी बचेगा जब वहाँ लोग बचे रहेंगे। पहले से हमारे बुजुर्ग ऊंचाई पर छोटे छोटे खेतों में और सारे खेतों में, जितने भी खेत ये बना रखे हैं, इन सारे खेतों में हल जोतते थे। उस हल जोतने के कारण ये ज़मीन जो है पोली हो जाती थी, मुलायम हो जाती थी। उसमें जब वर्षा का जल आता था तो वो वर्षा के जल को पी करके ज़मीन के अंदर डाल देती थी पहाड़ी में, और वो पहाड़ी में जब नीचे जाता था वर्षा का जल तो कहीं ना कहीं वो जल स्रोत के रूप में निकलता था। लेकिन पिछले लगभग 20 वर्षों से जब पलायन में और तेजी आ गई है तो सारे लोग, गांव के युवा यहाँ से जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो ये सारे खेत जो है बंजर हो गए हैं। अब इन खेतों में बंजर हो जाने के कारण अब इसमें कभी भी हल नहीं जोता जाता है, तो ये ज़मीन बहुत टाइट हो गई है, मजबूत हो गई है। इसकी मजबूत हो जाने के कारण ये पानी, जितना अब वर्षा का पानी इसमें आता है वो सब बह जाता है, गधेरों के माध्यम से निकल जाता है।
तो ज़मीन के अंदर जा नहीं रहा। अगर ज़मीन के अंदर जाएगा नहीं तो जल स्रोत बढ़ेंगे नहीं। और इन खालों को बनाने के पश्चात, इन चाल खालों को बनाने के पश्चात आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये पानी इसमें भर रहा है। और एक दिन में अगर अच्छी खासी बारिश होती है तो हमने इतना तो कर लिया है कि लाखों लीटर पानी एक दिन में हम भूमि के अंदर रिचार्ज कर रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। और इससे बेहतर परिणाम ये दिख रहे हैं कि जहां हमने नौले के कैचमेंट एरिया में कुछ खाल बनाए तो नौले में कहीं ना कहीं कुछ पानी में जो है उसकी जो पानी जो सूख रहा था उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। उसके आसपास की जो भूमि है उसमें हरियाली देखी जा रही है और उस भूमि में नमी देखी जा रही है। तो मुझे उम्मीद है अभी हमारा कार्य जो है बहुत कम समय से चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे कार्य को बढ़ाएंगे तो एक बहुत बड़े स्तर तक हम अपने कार्य को फैला पाएंगे। और आप उत्तराखंड के किसी भी गांव को देख लीजिए, हमारे गांव की विशेष किस्म की बनावट है। वो बनावट ऐसी होती है कि हमारे यहाँ सबसे पहले ऊपर जंगल है, उसके बाद हमारे छाने हैं, गौशाले हैं, उसके बाद हमारे घर हैं, उसके बाद हमारे जो हम छोटे मोटे सब्जी वगैरह होते हैं ऐसे बाड़े हैं, फिर उसके बाद हमारी खेती है, उसके बाद हमारे शेरे हैं और उसके बाद हमारी नदी है। एक विशिष्ट ऐसी पारिस्थितिकी है जिसको हम पर्यावरण संरक्षण के एक दर्शन के रूप में देख सकते हैं, लाइन के रूप में देख सकते हैं। और इसको बचाने की ज़रूरत ही पानी को बचाना है, जिस पारिस्थितिकी में बात कर रहा हूँ। लोगों ने वो पारिस्थितिकी को अपने पार रखा और पहले से ही हमारे यहाँ नौलों, धारों, नदियों और जंगलों के प्रति लोगों की अपनी अलग अलग किस्म की आस्था थी। उसको बचाने के अलग अलग प्रयोग उन्होंने परंपरागत ढंग से किए थे। जैसे हमारे यहाँ नौलों का दर्शन है, नौले भी हमारे यहाँ जिस भी गांव में आप जाएंगे लोगों ने अपने नौले, अपने जिनको हम चश्मा भी कहते हैं हिंदी में, वो ढंग के चीज़ों का निर्माण किया। नौले को रिचार्ज करने के लिए कुछ खालों का निर्माण किया गया था और अब हमारे इन प्राचीन नौलों को संचित करने के लिए यहाँ पे साफ सफाई आज हिमगिरी की टीम द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, पत्थर भी निकल रहे हैं। बहुत ही प्राचीन और शानदार नौला। जैसे कि ये पुराना बहुत पारंपरिक नौला है और ये जल मंदिर जो कि भटकोट गांव की जल की पूर्ति यही करता था। आप देख रहे हैं ये नौला कितना शानदार बना हुआ, कितना बेहतरीन बना हुआ, इसका आर्किटेक्ट देखिए आप, और उस टाइम पे किस विज्ञान के साथ, किस तकनीक के साथ बनाया गया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं नीचे ये जो इसकी सीढ़ियां हैं, ये जल पहले यहाँ से बाहर निकलता था, अब 1, 2, 3, चौथी सीढ़ी पे ये जल चला गया है और सूख रहा है, धीरे धीरे सूख गया है। इसके जो 2-3 स्रोत थे, एक स्रोत यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये स्रोत सूख चुका है। इधर से ये स्रोत जो है ये भी सूख चुका है, इसमें भी पानी नहीं आ रहा है। तो अब 1-2 साल में इसमें ये पानी भी नहीं रहेगा अगर हम प्रयास नहीं करेंगे। तो इसी के लिए आज हम ये कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपको बाहर दूसरा इसका जो स्रोत दिखाना चाहें कि ये वाकई में सूख रहे हैं। लोग कहते हैं कि कोई खाली ऐसे बात करते हैं, लेकिन हम आपको हकीकत दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये नौले सूख रहे हैं। तो इसका जो है ये एक स्रोत है। आप ये देखिए, ये पहले यहाँ से जल आता था, ये पानी यहाँ से आता था, लेकिन आज आप देखिए ये पूरी तरह से सूख चुका है। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे पहाड़ों के लिए। ये जलवायु परिवर्तन का और पर्यावरण की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे जल मंदिर सूख रहे हैं, कल हमारे गाढ़ गदेरे सूखेंगे और आने वाले समय में हम पानी के लिए बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो हमको इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और इतने बढ़िया और इतने अच्छे शानदार जो नौले हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी पहाड़ की परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संपन्नता को दर्शाते हैं और हमारे गांव के आकर्षण बिंदु हैं। पानी बहू पानी उगाओ अभियान का नारा हम लोग के द्वारा दिया गया था, तो लोग उसको नहीं समझ रहे थे। कठिनाई आ रही थी उस काम को करने में, क्योंकि खेतों को खोदना था, जगह जगह पर खोद करके खाव बनाने थे। लेकिन जब हमने ऐसे गांव चयनित किए जिन गांवों में नौलों के ऊपर के क्षेत्र में या तो खाव बने थे या उनके सारे खेतों में हल जोत रखा था, जैसे उदाहरण के तौर पर सिलंग, तो वहां जाकर के जब जनता को दिखाया लोगों को, तो उनको समझ में आया। तो उन्होंने इस पानी बो पानी उगाओ अभियान के इसको समझा, गंभीरता से लिया इसको और तब काम शुरू किया। फिर ये दिक्कत आई कि आखिर आर्थिक सहयोग कहाँ से आएगा। तो जो सेवानिवृत्त ठीक पदों पर रिटायर्ड लोग थे, जो लोग पानी के प्रति चिंतित थे, उनसे मैंने निवेदन किया कि आप लोग प्रारंभ में इस कार्य को करें। जो खाल है, हमने विभिन्न हमारे जो हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन को इसकी जो टीम बन रही है तो खुटिया में, विभिन्न क्षेत्रों में, तो विभिन्न लोगों के माध्यम से हमने बनाई। एक पैसा इसमें अभी तक हमने खर्च नहीं किया।
बस वॉलंटियर बेस पे हम इन खालों का निर्माण कर रहे हैं। और अभी तक विभिन्न, जैसे भटकोट में है तो भटकोट गांव के विभिन्न लोग आते हैं, वॉलंटियरी के तौर पर हम 2 घंटे 4 घंटे काम करते हैं और एक अच्छे से खाल का निर्माण, 2 खालों का निर्माण, या फिर जिस गांव में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उस माध्यम से ये खालों का निर्माण हो रहा है। और अभी तक वॉलंटियरी बेस पे हम ये काम कर रहे हैं, श्रमदान के बेस पे ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। कहते हैं ना, जो काम निस्वार्थ भाव से हो तो वो काम बेहतरीन परिणाम देता है, तो उसी के तहत ये काम एक बेहतरीन परिणाम दे रहा है। डॉक्टर मोहन कांडपाल जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और उन्होंने जो सुरेखित क्षेत्र से जो उन्होंने ये काम पर्यावरण के संरक्षण का शुरू किया था, वो खुद में एक साइंस के आदमी हैं, केमिस्ट्री के आदमी हैं, उनको इन बातों की समझ भी बहुत गहरी है। और उन्होंने न केवल पहाड़ देखा है बल्कि वो पहले कानपुर में थे, तो उनने उस जगह की चीज़ों के शहरीकरण को भी देखा है। और उसके बाद जब वो पहाड़ में आए तो उनको इस बात की चिंता रही कि किस ढंग से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं और अपने जो भूजल को है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरे क्षेत्र में, आप देखिए कि भिकियासैन के ऊपर के जितने गांव हैं, हमारे द्वारहाट से लगे हुए जो गांव हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा काम है। उनने महिलाओं को संगठित करके भी उस काम को किया और यहाँ तक कि उसमें जो महिलाओं के, क्योंकि महिलाएँ गाँव में रहती हैं तो उनका पर्यावरण से लेना देना है, उनका नौलेधारी से लेना देना है, तो उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करके उन तमाम सरोकारों के लिए भी लड़ाई लड़ना शुरू किया जो इन पर्यावरणीय चीज़ों से जुड़ते हैं। तो इसलिए मोहन कांडपाल जी का अपना एक बहुत विशिष्ट योगदान है इन सारी चीज़ों करने के लिए, इसलिए मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। हमारे संघर्षों के साथी हैं तो इसलिए भी हम उनके साथ भी चलना चाहेंगे। और दूसरा जो है शंकर बिष्ट है। शंकर बिष्ट बहुत युवा है, बहुत नए हैं, लेकिन ऐसे लोगों में जब भी ऐसी इस किस्म की ऊर्जा होती है तो हमको एक नई उम्मीदें भी होती हैं भविष्य के प्रति। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, एक संदेश के रूप में भी इस बात को कहना चाहूँगा कि हम जितने भी पुराने लोग हैं, हम ठूंठ हो गए हैं, हमने ठूंठ होना सीख लिया है, हमने बूढ़ा होना सीख लिया है, हम जवान होना नहीं चाहते। तो हमारे यहाँ क्या होना क्या चाहिए कि जो भी पेड़ नए कलियों को आने की दावत नहीं देता, जो भी पेड़ नए पत्तों को अपने में समाहित नहीं करता, वो पेड़ ठूंठ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़े पेड़ और ठूंठ को कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए शंकर जैसे लोगों का आना हमारी ठूंठों में नए पत्तों का आना है। समय के संग में हौले हौले सूख रहे सब धारे नौले, सूख रही है माटी तिल तिल मरती घाटी, पानी के सारे स्रोतों को जिंदा करते जाओ, पानी बो पानी उगाओ, पानी बो पानी उगाओ।